नमस्कार दोस्तों। AR मैथमेटिक्स एकेडमी की यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम BSc पार्ट सेकंड में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, अचर गुणांकों वाले रेखीय अवकल समीकरण। तो अचर गुणांकों वाले रेखीय अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए अपन ने कुछ मेथड्स देखे थे। तो एक बार मैं आपको जो मेथड्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि अपन ने दोस्तों थर्ड ए पढ़ लिया है। थर्ड ए में जो क्वेश्चन थे वो FDY बराबर 0 टाइप के थे, क्योंकि थर्ड ए के प्रत्येक क्वेश्चन में QX का मान 0 था, और जब QX का मान 0 होता है तो उसका जो CF होता है वही जनरल सॉल्यूशन के बराबर हो जाता है। उस क्वेश्चन में अपने को PI निकालने की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड जो B पढ़ी है उसमें क्वेश्चन थे FDY बराबर QX टाइप के थे, जहाँ पे QX की जगह या तो e की पावर x टाइप था या कोई भी अपना साइन कोस वगैरह था, या टेन और सेक थे क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन ने ऐसा पढ़ा था ना कि FD का मान D माइनस एल्फा हो, कि FD की जगह अगर D माइनस एल्फा हो तो जो PI निकालते हैं उसमें माइनस एल्फा है तो e की पावर माइनस एल्फा एक्स अंदर, e की पावर एल्फा एक्स बाहर, और QX dx, ये सारा पढ़ा था। थर्ड सी में दोस्तों अपन ने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें FDY बराबर e की पावर ax है। ऐसे क्वेश्चंस का PI निकालते हैं तो उसके PI निकालने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसके अंदर क्या करते हैं कि अगर मान लो FA नॉन जीरो है, कैपिटल D की जगह आप e की पावर में जो x का गुणांक है उसको a कहा जाता है, कैपिटल D की जगह a पुट करो, और a पुट करने से मान लो जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो सीधा जो PI बोल देंगे वो बोल देंगे इसका 1/FA e की पावर ax। बट प्रॉब्लम कब हो जाती है, मान लो आपने यहाँ d की जगह a पुट किया और जीरो आ गया। अगर FA का मान जीरो है, जैसे दैट इज जैसे मान लो कि FD अपने को दिया गया है d माइनस a की पावर r और कुछ सम अदर फंक्शन ऑफ d, तो आप इसका जो PI निकालोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, d माइनस a की पावर r GD और यहाँ e की पावर ax। अब इसमें तो a रखने से ये तो जीरो नहीं हो रहा, तो जिसमें जीरो नहीं हो रहा उस फैक्टर में तो रख देंगे सीधा। लेकिन यहाँ d की जगह a पुट करने पे जीरो हो गया तो कितने टाइम्स जीरो हुआ, तो इस घात को देखो r टाइम्स जीरो हुआ है, तो r टाइम्स जीरो होता है तो x की पावर r बटे फैक्टोरियल r e की पावर ax। ऐसे PI निकालते हैं, ये अपन ने पढ़ा था थर्ड सी में। अब दोस्तों थर्ड डी के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, थर्ड डी में अपन ने ऐसे क्वेश्चंस देखे जिनमें FDY बराबर यहाँ साइन AX या फिर कोस AX होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं भाई। कंडीशन नंबर वन है कि आप डी स्क्वायर की जगह रख दो माइनस का ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह रखना है माइनस का ए स्क्वायर, और चेक करो कि क्या जीरो हो रहा है क्या। अगर जीरो नहीं हो रहा है, हर के अंदर डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखने से जीरो नहीं हो रहा है, तो सीधा PI का मान हो गया 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन AX है, साइन AX है तो साइन AX है, और कोस AX है तो कोस AX। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने से देखो अगर ये नॉन जीरो हो रहा है तो सीधा सीधा PI आ गया। अब प्रॉब्लम कब आती है कि आपने डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखा और जीरो हो गया, तो देखना एक बार, सारे मेथड्स मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने डी स्क्वायर की जगह ए माइनस का ए स्क्वायर रखा तो f माइनस ए स्क्वायर बन गया, और इसका मान कितना हो गया, जीरो हो गया। अर्थात इस चीज़ को ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना दोस्तों कि मान लो ऐसे दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन AX, तो बताओ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने से जीरो होगा, ए स्क्वायर रखने से जीरो होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 इंटीग्रेशन साइन AX, या माइनस का x/2a कोस AX, ये याद रह जाएगा। इसी प्रकार मान लो ऐसा है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस AX। अब इसमें भी डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने से जीरो हुआ, तो x/2a और कोस AX का इंटीग्रेशन साइन AX, और ए का भाग आ गया। ये सारा का सारा तो अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड E, तो इसको समझने की कोशिश करो। थर्ड E,
थर्ड ई में कैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि भाई पी आई निकालने के तरीके पढ़ रहे हैं, तो 1/FD और यहाँ कोई पोलिनोमियल है, x की पावर m का मान ज्ञात करना। 1/FD x की पावर m, ये x की पावर m क्या है, कोई पोलिनोमियल है, तो 1/FD x की पावर n का मान ज्ञात करना जहाँ m क्या है, जहाँ m धन पूर्णांक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। कैसे याद करेंगे, तो इसको मैं समझाने से पहले आपको 3 फॉर्मूले बताता हूँ, इनको ध्यान रखना है। 3 फॉर्मूले, एक तो है 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n, तो ये होता है 1 + nx + n(n-1) (2 x² + n(n-1) n-2 (3 x³ और सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो है 1 + x की पावर n। दूसरा अपना जो फॉर्मूला है वो है 1 + x का इन्वर्स, मान लो n की जगह -1 हो गया, तो सीधा 1 - x + x² - x³ + x4, पॉजिटिव नेगेटिव चलाते जाओ, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 - x का इन्वर्स। अगर यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस आए तो सारे प्लस कर दो। कैसे, 1 + x + x² + x³ सो। तो इन 3 फॉर्मूलों को अपनी बुक में नोट कर लो, ये अपने क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। अब देखो, थर्ड जो ई पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मान लो कि एफ डी का मान अपने को कुछ d - अल्फा दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है, d - अल्फा भी दे सकता है या d² की टर्म में भी दे सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जब भी पी आई निकालोगे तो आपको लिखोगे 1/FD, मतलब d - अल्फा और x की पावर है, ऐसे ही लिखोगे ना। अब इसको यहाँ देखो, -अल्फा को कॉमन लो लीजिए, -अल्फा को कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 - d/अल्फा और ये बना x की पावर m, -अल्फा को कॉमन ले लिया। अच्छा, d को कॉमन नहीं लेंगे वरना फिर ज़्यादा मुश्किल ही बनेगा, तो जो भी कांस्टेंट टर्म हो ना उसको कॉमन ले लिया करो नीचे से। ओके, अब देखो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, पी आई बराबर 1 - अल्फा, और ये टर्म है वो अंश में गई वापस, तो 1 - d/अल्फा और ऊपर गया तो इनवर्स और x की पावर m, राइट। ये बना -1/अल्फा। अब इसको खोलेंगे तो 1 + d/अल्फा + d/अल्फा का होल स्क्वायर + सो ऑन x की पावर m, और x की पावर m को प्रत्येक के साथ ले जाएंगे और हल कर लेंगे, तो ऐसे इसका पी आई निकल के आ जाएगा। अब मेन चीज़ पता है दोस्तों क्या है, मेन चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस को करने में ये है कि इसका प्रसार कहाँ तक खोले अपन। ये जो अंदर है ना, इसका प्रसार तो चलता रहेगा, कहाँ तक खोले। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए दोस्तों कि x² है, जैसे x² के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितना डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है, x² के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव से ऊपर का कोई भी डेरिवेटिव अप्लाई करो, मतलब d³ अप्लाई करो, d4 अप्लाई करो, हमेशा कितना होगा, मान 0 आएगा। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर x³ है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर थर्ड डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है और ऊपर के सारे डेरिवेटिव उसको 0 बना देंगे। इतनी सी चीज़ अगर याद है तो बहुत आसानी से अपन कर लेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की सहायता से आपको ये टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 1। एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बहुत आसानी से अपन कर लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों दे रखा है d3y/dx³ माइनस d2y/dx² माइनस 6dy/dx बराबर 1 + x², ये दिया है अपने। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। गिवन इक्वेशन को निम्न प्रकार
गिवन इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे कैसे लिखा जा सकता है इसको? डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d और बार क्या आ गया y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सहायक समीकरण लिखते हैं, क्योंकि पहले तो CF निकालना है ना अपने को। इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण। अब सहायक समीकरण निकालने के लिए बताओ क्या करते हैं, जिसको एक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है। सहायक समीकरण निकालने के लिए डी को m में चेंज कर देते हैं, तो m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 6m बराबर 0। यहाँ से m कॉमन आया, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बराबर 0। ये m और ये बना m माइनस 3 m प्लस 2 बराबर 0। तो जो m की वैल्यू आई, 0 माइनस 2 और 3। m के 3 मान आ गए, तीनों मान वास्तविक हैं और तीनों मान अलग अलग हैं। वास्तविक भी हैं और अलग अलग भी हैं, तो बताओ CF क्या बनेगा? CF बनेगा C1 e की पावर 0x, वो तो 1 हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर माइनस का 2x प्लस C3 e की पावर 3x। तीनों मान वास्तविक हैं। यहाँ e की पावर 0x आता, लेकिन e की पावर 0x का मान 1 होता है, तो ये मैंने हटा दिया। देख लो दोस्तों, एक बार इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसको, अब PI की बात करते हैं। तो PI क्या होता है? 1/FD। 1/FD करोगे तो डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर, डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर माइनस का 6d, और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो, यहाँ से आप d कॉमन ले सकते हो आराम से। d कॉमन लोगे तो ये बनेगा d स्क्वायर माइनस 6d, ये 6d थोड़ा ना है, माइनस का d है, d स्क्वायर माइनस d माइनस 6, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो दोस्तों, ये d, यहाँ से कांस्टेंट टर्म माइनस 6 को कॉमन ले लिया तो ये बन गया माइनस का 6, और माइनस 6 को कॉमन लिया तो ये बना 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 6, ये हर में, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो, माइनस 6 को इससे गुणा किया तो ये आया, और माइनस 6 को इससे गुणा किया तो ये आया। ठीक है, माइनस 1/6d को तो ऐसे कैसे, अब इसको अंश में ले जाओ, और जब अंश में लेके जाओगे तो ये डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 6 का क्या बन जाएगा? इनवर्स, और ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस का 1/6d। अब इसको खोलता हूँ मैं, तो खोलूँगा तो 1 प्लस, जैसे 1 माइनस एल्फा का इन्वर्स है ना, तो 1 प्लस एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब और इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 1/6d। अब दोस्तों इसको कहाँ तक खोलेंगे? मेन चीज यहां से समझो, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या अप्लाई हो सकता है? डी स्क्वायर। लेकिन देखो एक डी नीचे भी है, इसका मतलब इसको अपन खोलेंगे ना, वो डी क्यूब तक खोलेंगे। डी क्यूब तक क्यों खोलेंगे? कि डी क्यूब तक खोलेंगे तो एक डी तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे डी स्क्वायर बचा, और वो डी स्क्वायर आराम से एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसको कहाँ तक खोलेंगे? डी क्यूब तक। अगर मान लो यहाँ डी स्क्वायर होता नीचे, 6d की जगह 6d स्क्वायर होता, तो फिर इसको कहाँ तक खोलते? फिर इसको d4 तक खोलते। d4 तक क्यों खोलते? क्योंकि d4 में डी स्क्वायर तो कट जाता, और बाकी का जो डी स्क्वायर बचता वो एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो जाता। तो इस टर्म को कहाँ तक ओपन करेंगे, ये डिपेंड करता है इस पोलिनोमियल के ऊपर कि ये कितनी घात का पोलिनोमियल है, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 6 माइनस डी बाई 6। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगा तो a स्क्वायर करूंगा तो d4 बनेगा,
तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि d4 का d³ अप्लाई हो जाएगा, तो उसको मत लिखो। a² + b² करेंगे तो d² / 36 बनेगा। 2ab करेंगे तो 2d³ / 36 बनेगा। जब आप इसको खोलोगे तो a + b के होल क्यूब में टर्म्स हैं वो जो d की टर्म है वो 3 से ज़्यादा ही बनेंगी। केवल इसका क्यूब करोगे, a - b का होल क्यूब करोगे तो a³ - b³ करोगे तो 216, और बाकी की जो भी टर्म्स आएंगी ना इनको खोलने से, बाकी की d³ से ज़्यादा ही टर्म आएंगी। आप a - b का होल क्यूब लगा के देख लेना, इसको जो भी टर्म आएंगी वो d³ से ज़्यादा ही आएंगी। d³ की टर्म केवल a³ - b³ में ही बनती है, तो b³ का मान ही आ गया। और टर्म्स को लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। अब देखो -1/6, 1/d को गुणा करो अंदर, तो 1/d + d/6 -1/6 + d/36 -1/18 d² - d²/216, और ये 1 + x²। इस 1/d ये बाद में अप्लाई करना है, पहले 1/d से क्या कर देना है, भाग दे देना है, -1/6। अब देखो दोस्तों, 1 + x² 1/d के साथ आया तो 1 का तो समाकलन ये करेगा x, और x² जब 1/d के साथ में आएगा तो x² का बनाएगा x³/3, राइट। अब 1 इसके साथ गया तो 0, x² इसके साथ गया तो एक बार डेरिवेटिव, तो 2x/6। -1/6 के साथ पूरा जाएगा तो -1/6 -1/6 x², ये भी सही है। अब d/36 के साथ इसको लेके जाओ तो 1 को लेके जाओगे 0, x² को इसके साथ लेके जाओगे 2x/36 मतलब x/18। d² के साथ इसको लेके जाओ 0, d² के साथ इसको लेके जाओगे तो 2 आएगा, x² d² के साथ अप्लाई होकर 2 बनाता है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव है, तो -1/9, और इसके साथ अप्लाई करोगे -1/108, ये भी 2 बना देगा। अब दोस्तों इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि एक बार तो आप क्या करो कि जो x³ की टर्म है उनको देखो, इसको इससे गुणा किया तो -1/18 x³, x³ की टर्म्स लिख दी। अब बात आती है x² की टर्म्स, इसको इससे गुणा करो, 1/36 x², x² की टर्म भी आ गई। अब x की टर्म देखो, एक x की टर्म तो ये है, तो मैं यहाँ x की टर्म में x के गुणा में 1 तो यहाँ है, x के गुणा में 1/3 ये रहा 1/3, और x के गुणा में 1/18 ये रहा 1/18, तो 18 एलसीएम आया 18 + 6 + 1 कितना हुआ 25/18, तो प्लस का 25/18 को इससे गुणा करो तो माइनस का 25 और 18 108 x, ये बना, ये गुणा भी कर दिया। और इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को, इन तीनों टर्मों को जब ऐड करके -1/6 से गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये टर्म ये टर्म ये टर्म इनको ऐड करके -1/6 से गुणा करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैं समझाता हूं। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों जब आपने सी एफ लिखा था तो उसमें एक कांस्टेंट C1 आ रहा था, जब सी एफ लिखा था तो उसमें एक कांस्टेंट क्या आ रहा था, C1 आ रहा था। तो जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, आप इसका ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, तो y बराबर क्या आएगा, CF + PI। CF में क्या, C1 + C2 e⁻²x + C3 e⁻3x प्लस, अब इन PI वाले टर्म्स को लिखो तो -1/18 x³ + 1/36 x² -25/108 x प्लस कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ये किस में शामिल हो गया, ये कांस्टेंट इस C1 में शामिल हो गया, इस कारण इसको लिखने की जरूरत अपने को नहीं है। तो दोस्तों ये अपन ने क्वेश्चन किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन था, फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले तो CF निकाला, CF में कोई दिक्कत नहीं है, फिर PI निकाला। अब PI के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो PI के अंदर ये है कि इन टर्म्स को कहाँ तक एक्सपेंड करना है। यहाँ पे x² था, x² के ऊपर से ज़्यादा d² अप्लाई हो सकता है, लेकिन d³ तक एक्सपेंड करेंगे क्योंकि एक d नीचे भी है, इस कारण इसको d³ तक एक्सपेंड करके अपन ने सोल्व कर लिया। इसको कांस्टेंट को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि CF में C1 आ रहा है और C1 के अंदर ये कांस्टेंट शामिल हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है।
ये आ गया होगा समझ में आपके। और जब भी आपको ये लेक्चर मिलता है तो तुरंत आप इसको करना, वीडियोस को डाउनलोड मत किया करो, ऑनलाइन देखा करो। और जब भी आप वीडियो देखो तो एक बार लाइक के बटन पे क्लिक कर दिया करो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो। और इसके बाद में पहले एग्जाम्पल किया करो, आप जो भी आपको चैप्टर दिया जाता है उसके, फिर अनसोल्व क्वेश्चन किया करो। और एग्जाम्पल और अनसोल्व क्वेश्चन करने के बाद में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ताकि फिर मैं अगला लेक्चर बनाऊं उससे पहले आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन करवा दूं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल 3 दोस्तों ऐसे दिया हुआ है, d5y अपॉन dx5 माइनस dy/dx बराबर 12e⁻x प्लस 8 sin x माइनस 2x। तो देखो e⁻x आया है ना qx में, इसका मतलब थर्ड c भी शामिल हो गया, sin x आया तो थर्ड d भी शामिल हो गया, और पोलिनोमियल आया है तो थर्ड e भी शामिल हो गया। तो c भी शामिल हो गया, d भी शामिल हो गया, e भी शामिल हो गया। तो आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा सा बना देगा आपको, ताकि आपको अगर सारे के सारे मेथड अगर आपको याद हैं तो ही आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ये आप लाइन लिख देना यहाँ की, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, d5 माइनस डी वाई बराबर 12e⁻x प्लस 8 sin x माइनस 2x। साथ में लिख देंगे वेयर कैपिटल डी आपने माना है किसको, d अपॉन dx को। इसका CF लिखना है, CF लिखने के लिए सहायक समीकरण, CF लिखने के लिए सहायक समीकरण। सहायक समीकरण को क्या बोला जाता है, एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, m5 माइनस m बराबर 0। तो यहाँ से d को m में चेंज कर दिया, m4 माइनस 1 बराबर 0। तो m4 माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, m² प्लस 1, m² माइनस 1 बराबर 0। और यहाँ से तो m² प्लस 1 को लिख सकता हूँ m प्लस आयोटा, m माइनस आयोटा, और m² माइनस 1 को लिख सकता हूँ m प्लस 1, m माइनस 1 बराबर 0। तो बताओ m के 5 मान आए, m के मान आए 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। 5 मान आए, इनमें ये 3 मान रियल है, ये कॉम्प्लेक्स हैं। तो मैं लिखूंगा अतः CF जो बना वो बना C1 e⁻m1x, तो e⁻0x, C1 e⁻0x, तो उसको C1 ही लिख दूँ। अब इन दोनों के कारण लिखता हूँ C2 e⁻x और -1 के कारण C3 e⁻x। ये दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो 0 है दोनों के अंदर, तो मैं लिख दूंगा इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है C4 कोस बीटा, बीटा होता है आयोटा का गुणांक, आयोटा गुणांक 1 है तो C4 कोस x प्लस C5 sin x। तो दोस्तों ये तो मैंने CF लिखा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए ऐसे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार आप देख लो इसको, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। अपनी एक अलग से मैथमेटिक्स की मेन बुक बनाओ आप, ऐसे नहीं है कि मन मर्जी से जहाँ कर रहे हैं वहीं कर रहे हैं, वरना फिर लास्ट में बड़ी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएगी। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं कोचिंग के हैं और कॉलेज के हैं, उनको फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स को तो ये सारा मैटर दोबारा से नहीं करवाया जाएगा। कोचिंग में तो अपनी ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं सॉलिड साइंस पॉइंट शाहपुरा में, तो आप वहाँ भी आना चाहो तो आ सकते हो, क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर कॉल कर लेना अगर कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए तो, BSc से रिलेटेड। चलो दोस्तों ये CF हो गया, अब अपन PI की बात करते हैं। तो PI की बात कैसे करें, मैं लिखता हूँ PI बराबर क्या होता है 1/FD। 1/FD की जगह मैं लिखूँगा d5 माइनस डी, और जो QX दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12e⁻x प्लस 8 sin x
सॉरी 1 मिनट रुकता हूँ मैं, थोड़ी देर चालू रखना। हाँ तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपन। जो ये दिया हुआ है 12 ए की पावर एक्स प्लस 8 साइन एक्स माइनस का 2x, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि इनको अलग अलग कर लेते हैं। इसको d4 माइनस 1 बनेगा, d4 माइनस 1 को d प्लस 1 d माइनस 1 d स्क्वायर माइनस 1 और d स्क्वायर प्लस 1। बताओ इसके फैक्टर ऐसे ही बनेंगे ना कि d स्क्वायर माइनस 1 d स्क्वायर प्लस 1, और d स्क्वायर माइनस 1 को भी मैंने अलग अलग कर दिया। ये बना 12 e की पावर x प्लस, अब ये सारा का सारा जो मैटर है d स्क्वायर प्लस 1 d स्क्वायर माइनस 1, ये किसके साथ में चला गया, 8 साइन एक्स के साथ में चला गया, प्लस d बार ले लिया और इस चीज़ को d4 माइनस 1, और ये किसके साथ में चला गया, माइनस 2x के साथ में। मतलब इन दोनों को, इसको सबके साथ में भेज दिया, बस यही किया है इस टर्म में। अब देखो ये 12 तो ठीक है, e की पावर ax, a का मान 1 है तो d की जगह 1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ पुट कर सकते हैं। तो d की जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ d की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ d की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 हो गया। और यहाँ पुट नहीं कर सकता, यहाँ पुट नहीं कर सकता, तो इसको ऐसे कैसे रख दो, 1/d माइनस 1 है और e की पावर x। जहाँ पुट कर सकते हैं वहाँ तो पुट कर दो, जहाँ नहीं कर सकते वहाँ रख दो, प्लस। अब देखो ये 8, आपको रखना है डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर, तो ए क्या है, एक्स का गुणांक, तो डी स्क्वायर की जगह रखना है -1, तो डी स्क्वायर की जगह -1 यहाँ रख सकता हूँ, -1 रख दिया। और डी स्क्वायर की जगह -1 यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ रखूँगा तो -1 कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ नहीं रख सकता, तो जहाँ नहीं रख सकता उसको ऐसे कैसे रख दो, डी स्क्वायर प्लस 1 और ये साइन एक्स, 8 को बाहर कर ही लिया था, प्लस ये देखो 1/d, अच्छा माइनस कॉमन ले लिया तो ये बना 1 माइनस d4, और ये क्या है अपना माइनस का 2x, और इस माइनस से ये माइनस प्लस कर दो, ठीक है दोस्तों। तो 2 दूनी 4, तो ये कटा 3। अब e की जगह d की जगह 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक बार 0 होगा, एक बार 0 होगा तो x की पावर 1 बटे फैक्टोरियल 1 e की पावर x। ये जो बना, ये बना 4, आपको यहाँ 0 बनेगा। अब देखो यहाँ डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखने से 0 बना, डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखने से 0 बना, तो बताओ फिर इसका क्या होता है, x/2a और साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन वो होता है माइनस का कोस ए एक्स, ए की जगह 1 है तो ये बन गया 1/d। इसको 1 माइनस d4 का इन्वर्स ऊपर ले जाऊंगा तो, और ये बना 2x, राइट। ये बना 3x e की पावर x माइनस का 2x कोस x, और ये 2 बार ले लिया 2/d, और इसको खोलूंगा तो 1 प्लस d4, आगे खोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि d8 वगैरह बन जाएगा आगे खोलोगे तो, ठीक है दोस्तों। ये बना 3x e की पावर x माइनस 2x कोस x प्लस 2, ये बना 1/d प्लस d³ और x। तो कहने का मतलब 3x e की पावर x माइनस 2x कोस x प्लस 2, और x इसके साथ गया तो x²/2, तो 2 से 2 कट गया, और इसके साथ जाने का तो सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि d³ x के साथ अप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो एक बार आप आंसर मैच करना, आंसर में प्लस आ रहा है तो उसको देख लेते हैं अपने कहाँ गड़बड़ किया है वो भी देख लेते हैं। अच्छा पकड़ में आ गया। पकड़ में यह है दोस्तों कि यहाँ से देखो आप थोड़ा इस चीज़ को, अपने डी स्क्वायर की जगह -1 रखा यहाँ तो -2 हो गया, लेकिन आप इसको देखो एक बार, आपने डी की जगह -1 रख दिया, वो गलत कर दिया ना, डी की जगह तो कुछ रख ही नहीं सकते,
तो इसको वापस डी बनाओ, इसको वापस डी बनाओ। ओके, अब डी बनाओगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4, ये माइनस, और ये डी बनाओगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इस डी को अप्लाई कर लो साइन एक्स के ऊपर,